नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस में हूं आपके साथ रिया डंगवाल। वक्त हो चला है रिपोर्टर्स लाइव का, जहां दिन भर की बड़ी खबरें जिनका सीधा सरोकार आपसे है, आप तक पहुंचाते हैं हमारे तमाम रिपोर्टर्स। सबसे पहले बात करेंगे राजधानी दिल्ली की, जहां कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हुई। इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता कमल किशोर। संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को पार्टी नेताओं से कहा कि कुछ ही महीनों में 4 राज्यों के हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। माहौल हमारे पक्ष में है। लोकसभा चुनाव में मिले जनता के समर्थन और भावना को हमें बरकरार रखना है। सोनिया ने कहा कि हमें असंतुष्ट और अति आत्मविश्वासी नहीं बनना चाहिए। मैं यह कह सकती हूँ कि यदि हम लोकसभा चुनावों की तरह ही 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो राष्ट्रीय राजनीति में भी बड़ा बदलाव आएगा। सोनिया गांधी पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में बोल रही थी। इस दौरान पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत सभी सांसद मौजूद थे। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस, दिल्ली। खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ में झमाझम बारिश के बाद जलभराव की स्थिति बन गई। इस दौरान आलम यह रहा कि विधानसभा भवन भी जलभराव से बच नहीं पाया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता चंदन वर्मा। आज जिस तरह से मूसलाधार बारिश देखने को मिली, उस बारिश ने पूरी तरह से विभागों की पोल खोल कर रख दी। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ विधानसभा के सत्र में मौजूद थे। बारिश का कहर इतना था कि सड़क से लेकर सदन के अंदर यानी विधानसभा के अंदर भी पानी का जलस्तर देखने को मिला। वही योगी आदित्यनाथ को 7 नंबर गेट से ना जाकर 1 नंबर गेट से जाना पड़ा। तमाम तरह की जो बैठकें हुई थी बारिश से पहले, वो चाहे नगर निगम की बात करी जाए, चाहे बात करी जाए लखनऊ विकास प्राधिकरण की, वो दावे पूरी तरह से खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से आज बारिश हुई है, तमाम शहर की सड़कों पर जलभराव का स्तर इतना था कि जो राजधानी की जनता है उसको जाम का सामना करना पड़ा। अब देखने वाली बड़ी बात यह होगी कि जिस तरह से ये जलस्तर देखने को मिला, तमाम जगहों पर जो जलभराव है वो देखने को मिला। तमाम जो अधिकारी हैं जिनको इसका जिम्मा दिया गया था, उन अधिकारियों पर किस तरह की कार्रवाई देखने को मिलती है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं चंदन वर्मा, इंडिया वॉइस। वहीं दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने बैठक की। बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई, क्या कुछ निर्देश दिए गए, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अजय चौहान। अगर मैं जिस तरह से एक स्टूडेंट के ना 3 बच्चों की हत्या हुई है, उसको लेकर के दिल्ली सरकार की शिक्षा मंत्री आतिशी ने भी संज्ञान लिया है। बताते कि शिक्षा मंत्री ने साफ कहा है कि जितने भी राजेंद्र नगर में बेसमेंट है या फिर ओल्ड में हो या कहीं भी बेसमेंट इस तरह से चल रहे हैं जहाँ पर उनको परमिशन नहीं है स्टूल चलाने की, वहाँ पर सिर्फ एक गोदाम खोला जा सकता है या फिर कुछ और। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं कहीं न कहीं हो रही हैं। वही मुखर्जी नगर में भी इस तरह से काफ़ी इंस्टीट्यूट चलाए जा रहे हैं जबकि गैरकानूनी माने गए हैं। उसको बताते हैं कि हाईकोर्ट ने भी इसको लेकर संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा है कि जो एमसीडी के कमिश्नर हैं उनको तलब किया है, वहीं एमसीडी की डीसीपी को भी तलब किया है और एक को भी तलब किया है। यानी कहीं न कहीं हाईकोर्ट और दिल्ली सरकार अब एक्शन में है। अब देखना है कि आखिरकार जो 3 बच्चों की हत्या हुई है, क्या आगे की ऐसी कोई घटना हो या ना हो, उस पर क्या एक्शन लेती है। लेकिन बता दें कि कुछ जगह 15 से 20 ऐसे जो बेसमेंट हैं उनको सील किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर बेसमेंट खुला है और लगातार वहाँ पढ़ाई की जा रही है। लेकिन सवाल है कि आखिरकार 3 दिन से लगातार वहाँ 4-5 दिन हो गए जो बच्चे उन बच्चों की मांग कर रहे हैं कि आखिरकार हमारे जो भविष्य है वो किस तरह से इंस्टीट्यूट चलाता है और पूरी साल की फीस एडवांस लेता है। क्या वो जो एडवांस फीस ली है, क्या वो जो एग्ज़ाम होने जो उनकी पढ़ाई है कहीं ना कहीं खतरे में है। अब देखना है कि दिल्ली सरकार लगातार इस बात को लेकर सदन में भी आवाज़ उठाई गई थी। आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी सवाल खड़ा किया था, वहीं स्वाति मालीवाल ने भी सवाल खड़ा किया था कि आखिरकार जो 3 बच्चों की मौत हुई है उनको मुआवजा दिया जाए और कहीं ना कहीं उसके जो परिवार है उसकी मदद की जाए। देखना भी ये होगा कि आखिरकार क्या राजनीति ही बनकर रह जाएगी या कहीं इन इंस्टीट्यूटों
जो कॉलेज हैं, जो IAS की तैयारी करने आते हैं, अपने घर छोड़कर आते हैं, लाखों रुपए की फीस देते हैं, उसके बावजूद ऐसी घटनाएं होती हैं। जो कि बता दें कि वो जो सामने बात आई है, कहीं ना कहीं 1 महीना पहले से लगातार उस घटना की शिकायत की जा रही थी। दिल्ली पुलिस को शिकायत की गई थी, MCD को शिकायत की गई थी। उसके बाद आम आदमी पार्टी के जो हैंडल है, जो सोशल मीडिया हैंडल है, उस पर भी शिकायत की गई थी कि इस तरह से बेसमेंटों के बगल से जो पानी है लीकेज हो रहा है, कहीं ना कहीं कोई नाला इस तरह से बह रहा है तो कि कहीं आगे चल के नुकसान ना हो। लेकिन वहाँ पर लापरवाही MCD और या इंस्टीट्यूट की देखी गई है, जो कि इस तरह की कार्रवाई पर काम नहीं किया गया। आप देखना है कि जिस तरह से हाईकोर्ट ने अब एक्शन लिया है, क्या उस पर क्या कार्रवाई हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। दिल्ली से अजय चौहान। लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने अनुराग ठाकुर का पुतला दहन किया। क्या कुछ पूरा मामला है, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मोहम्मद अमान। गांधी को लेकर टिप्पणी करने पर उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो बेहद नाराज नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, लखनऊ के जो कांग्रेस प्रदेश कार्यालय है, यहाँ पे बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा होके अनुराग ठाकुर जो केंद्र मंत्री हैं उनका पुतला निकाला और मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। और वहीं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं इनका साफ तौर से कहना है कि इस तरह से अभद्र टिप्पणी एक नेता के ऊपर करना उचित नहीं है। वहीं अनुराग ठाकुर द्वारा जो टिप्पणी की गई थी उसको लेके काफी बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, जिनके निर्देशन में ये विरोध प्रदर्शन जो हो रहा था, उनके निर्देशन में विरोध प्रदर्शन किया जाता, वहीं अनुराग ठाकुर का पुतला भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला था। वहीं कांवड़ यात्रा जोर शोर से चल रही है। इस दौरान हरिद्वार में हमारे संवाददाता विकास चौहान ने कांवड़ यात्रा का जायजा लिया। का अंतिम चरण अब शुरू हो चुका है और बिल्कुल कह सकते हैं जो अगले 24 घंटे हैं वो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के लिए बिल्कुल चुनौतीपूर्ण है। जिस तरह से जो रेला यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये नेशनल हाईवे है, देहरादून दिल्ली नेशनल हाईवे है, जहाँ पर हर तरफ कांवड़ ही कांवड़ के जो डाक कांवड़ के श्रद्धालु हरिद्वार पहुँच रहे हैं वो यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से जो अगले कह सकते हैं 24 घंटे हैं वो केवल और केवल डाक कांवड़ के लिए ही यहाँ पर है। जिस तरह से नेशनल हाईवे को डाक कांवड़ के लिए पूरी तरह से खाली रखा गया था वो यहाँ पर सिद्ध होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरह से डाक कांवड़ का जो रेला यहाँ पर इस समय दिखाई दे रहा है वो यही बात कर सकता है कि जिस तरह से नेशनल हाईवे को यहाँ खाली किया गया वो बिल्कुल सही फैसला था। और इस समय चारों तरफ हरिद्वार की बात करेंगे तो चारों तरफ डाक कांवड़ की गाड़ियाँ और जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हरिद्वार से विकास चौहान, इंडिया वाइज। वहीं हापुड़ में 2 कांवड़ियों की दर्दनाक मौत हो गई। क्या कुछ पूरा मामला है, घटना पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। हापुड़ से है, जहां एक दर्दनाक हादसे में 2 कांवड़ियों की मौत हो गई है। आपको बता दें, बुलंदशहर जनपद के रहने वाले कांवड़िया जल लेने के लिए हरिद्वार जा रहे थे। जैसे ही ये लोग हापुड़ के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र में देहरा कुटी के पास पहुंचते हैं, तभी ये लोग पानी पीने के लिए गाड़ी को सड़क किनारे रोक देते हैं। बताया जा रहा है सभी कांवड़िया पानी पीने के लिए नीचे उतरे थे और गाड़ी के अंदर ललित और गोपी नाम के 2 कांवड़िया रुक गए थे और ये गाड़ी के ऊपर खड़े होते हैं। तभी ये वहाँ से निकल रही विद्युत लाइन की चपेट में आ जाते हैं और करंट लगने से ललित और गोपी दोनों की दर्दनाक मौत हो जाती है। कांवड़ियों की मौत से सभी लोगों में हड़कंप मचा हुआ है और जो उनके कांवड़िया साथी हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है। वहीं मौके पर पुलिस प्रशासन के लोग पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि करंट लगने के बाद इनके कांवड़िया साथियों ने इन्हें अस्पताल में उपचार के लिए लेकर गए थे, लेकिन वहां डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें 2 कांवड़ियों की मौत हुई है। दोनों कांवड़िया बुलंदशहर जनपद के नरसेना क्षेत्र के रोही भगवानपुर गाँव के बताए जा रहे हैं। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर। उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। इस दौरान मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 6 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान क्या कुछ बारिश को लेकर या मौसम को लेकर क्या कुछ जानकारी है, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान सच साबित होने लगा है। उत्तराखंड में जिन जनपदों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया था उनमें देहरादून जनपद भी है और देहरादून के साथ साथ 6 और जनपद यहाँ पर है जहाँ पर रेड अलर्ट भारी बारिश का जारी किया गया था। ये कहा जा सकता है कि मौसम का पूर्वानुमान सच साबित होने लगा है और देहरादून में या देहरादून के आसपास या फिर दूसरे जनपदों में जिस प्रकार से भारी बारिश इस समय देखने को मिल रही है उससे ये कहा जा सकता है कि जनता को और प्रशासन को और ज्यादा सावधानियां बरतने की आवश्यकता यहाँ पर है। प्रशासन अपने स्तर पर कोशिश जरूर यहाँ पर कर रहा है
कि जनता की जो परेशानियां उनका समाधान यहाँ पर निकाला जा सके। लेकिन आसमान से बरस रही बारिश जनता के लिए किसी मुसीबत से कम नजर नहीं आ रही है। और जिस प्रकार से बारिश लगातार यहाँ पर हो रही है, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि उत्तराखंड के लिए अगले 24 घंटे काफी भारी गुजरने वाले हैं। और मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा कि अगले 24 घंटे उत्तराखंड के कई जनपदों में भारी से भारी बारिश यहाँ पर देखने को मिल सकती है। खासतौर पर पहाड़ी मार्गों पर जहाँ पर लैंडस्लाइड या भूस्खलन की जो ज्यादा घटनाएं होती है, वहां पर जनता को और सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो मौसम विभाग का पूर्वानुमान सच साबित हो रहा है और जनता से भी यही अपील यहाँ पर प्रशासन कर रहा है कि वो अपने इस बारिश के मौसम में अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकले। अगर यात्रा आवश्यक नहीं है तो यात्रा करने से भी बचें, ताकि उनकी जो परेशानी है वो यहाँ पर ना हो, उन्हें परेशानियों से बचा रहने का काम मिल सके। प्रशासन कोशिश जरूर कर रहा है। कैमरामैन अपना साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। वहीं मोतिहारी में इलाज के बाद अस्पताल में मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। क्या कुछ पूरा मामला है, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता धर्मेंद्र। मोतिहारी सदर अस्पताल में हंगामा। मैं आपको बता दूं, यहाँ न डॉक्टर न नर्स की कमी से पेशेंट हो रही है। आपको ताजा मामला, कल 4 बजे अरे रात से रेफर होकर एक महिला सदर अस्पताल पहुंची, जहाँ यहाँ ऑपरेशन करने के बाद बच्चे और उसकी माँ का इलाज हुआ बहादुर की तरह। लेकिन रात में न यहाँ डॉक्टर न नर्स होने के कारण ये महिला की मौत हो गई। अब ये बच्चा का पाल कौन करेगा, इसका सवाल। आपको ताजा मामला, रात में वो महिला छटपटाती रही, लेकिन कोई डॉक्टर नर्स देखने वाला नहीं मिला। यहाँ तक कि गार्जियन को भी अंदर नहीं आने दिया। अगल बगल वाले पेशेंट बता रहे हैं न यहाँ डॉक्टर रहती है न नर्स रहती है। हमेशा की तरह इस सदर अस्पताल की बड़ी लापरवाही। जब सुबह हुआ तब परिजन को मालूम है, परिजन आकर हंगामा किया। उसके बाद टाउन थाना आकर मामला को जांच किया। अब देखिए इस मामले में सिविल सर्जन या डीएस या मैनेजर क्या करे, लेकिन ये मामला सदर अस्पताल की कब सुधरेगी ये देखने की बात है। इसी तरह आपको मैं एक बता दूं, सदर अस्पताल में सबसे पहले तो ऑपरेशन कर दिया जाता है, अच्छी तरह ऑपरेशन होता है। लेकिन 2 दिन के बाद यहाँ को पेशेंट से रेफर कर दिया जाता है, डिस्चार्ज कर दिया जाता है, इसलिए कि तुम घर जाओ। लेकिन शुरू से ही यह है कि 7 दिन के बाद टाका करने के बाद यहाँ सदर अस्पताल से पेशेंट को छोड़ा जाता है। लेकिन यहाँ नर्स और डॉक्टर की मिली भगत से 2 दिन के बाद ही पेशेंट को छोड़ दिया जाता है। इसी तरह हमेशा की तरह होते हैं, न डॉक्टर रहती है न नर्स रहती है। मोतिहारी से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। वहीं मेरठ के चर्चित ट्रिपल मर्डर केस पर अदालत 1 अगस्त को फैसला सुनाएगी। क्या कुछ पूरा मामला है, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता शाहरुख सैफी। के थाना कोतवाली क्षेत्र में ट्रिपल हत्याकांड मामले में हाजी जलाल का आज फैसला आना था, लेकिन कोर्ट ने अब 1 अगस्त सुबह 11 बजे अपना टाइम रख दिया है। सुबह कोर्ट अपना अंतिम फैसला सुनाएगा। देखना अब ये होगा कि मृतक के परिवार वालों को आखिर क्या कुछ न्याय मिलेगा। लगातार मृतक के परिवार वाले कयास लगा रहे हैं कि कोर्ट अपना जल्दी फैसला सुनाए और उनको न्याय मिल जाए। 23 मई 2008 को हाजी जलाल ने ट्रिपल हत्याकांड वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें बागपत में 3 बॉडियां मिली थी, जिसमें सुनील, अनिल और पुनीत नाम से ये तीनों बॉडियां मिली थी, जिसको बागपत से मेरठ के कोतवाली में ट्रांसफर कर दिया गया था, जहां मुकदमा दर्ज होने के बाद कोर्ट ने हाजी जलाल को सलाखों के पीछे भेज दिया था। 16 साल से हाजी जलाल सलाखों के पीछे था और अब 1 साल पहले ही पैरोल पर कोर्ट ने हाजी जलाल को छोड़ा है। आज कोर्ट अपना फैसला सुनाती, लेकिन कोर्ट ने अब सारे सबूतों को इकट्ठा करने के बाद अब कल सुबह अपना कोर्ट अंतिम फैसला सुनाएगी। देखना अब ये होगा कि आखिर कोर्ट अपना क्या फैसला सुनाती है। इस पूरे वारदात की अंजाम देने के बाद लगातार शहर में कैंडल मार्च और विरोध प्रदर्शन लगातार पार्टियों द्वारा किया गया था। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख सैफी की रिपोर्ट। ताजनगरी आगरा में कांग्रेसी अनुराग ठाकुर का पुतला दहन करने ही जा रहे थे कि प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता जीशान अहमद।
कांग्रेस कमेटी के द्वारा महानगर आगरा में आप साफ तौर से देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरें राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद यहाँ पर कांग्रेसी पुतला दहन करने आए थे, लेकिन यहाँ पर पुलिस से आप साफ तौर से देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस से नोकझोंक हत्थापाई होती हुई भी दिख रही है। आपको दिखाते हैं यहाँ पर कांग्रेसियों को से जो पुतला लेकर आए थे उस पुतले को पुलिस ने छीन लिया है। हालांकि जो कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वह कार्यकर्ताओं को पुलिस ने खदेड़ना भी शुरू कर दिया है, लेकिन कार्यकर्ताओं में भी बड़ा जोश है। आपको दिखा दें भैया क्या कहें ठाकुर, देखिए कांग्रेसियों में बड़ा जोश है। आप साफ तौर से देख सकते हैं कांग्रेसी और पुलिस की यहाँ पर नोकझोंक भी दिख रही है। हम बात कर लेते हैं। जिंदाबाद अनुराग ठाकुर को तत्काल मुर्दाबाद। हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं, पुलिस की तानाशाही है कि हमारा पुतला छीन लिया गया है और हमें रोका जा रहा है, मगर ये संघर्ष जारी रहेगा। अनुराग ठाकुर ने बहुत गलत किया है। हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी के लिए अपशब्द इस्तेमाल किए हैं और हम इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई चाहते हैं। देखिए आप साफ तौर से देख सकते हैं ये कांग्रेसी हैं जो लगातार यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए देखे जा रहे हैं। वहीं आपको दिखाते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर कांग्रेसी भी मौजूद है और ये आगरा के महात्मा गांधी मार्ग यानी MG रोड पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं और तमाम कांग्रेसियों में जोश है। भैया अब जाति पूछ के संसद में बैठा जाएगा। ये नरेंद्र मोदी सरकार को ये हजम नहीं हो रहा है कि विपक्ष मजबूत हो चुका है। ये अब नई नई बातें लेकर आ रहे हो, कह रहे हैं कि जाति आपकी जाति क्या है और जाति पूछकर बैठा जाएगा अब संसद में। ये तानाशाही नहीं चाहिए। और नेता के बारे में माननीय राहुल गांधी जी एक विपक्ष के विरोध किया गया है। देखिए लगातार कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं। हालांकि पुलिस बल भी यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद है। वही अगर बात करें ACP और तमाम पुलिस फोर्स, यहाँ पर कई थानों का पुलिस फोर्स भी यहाँ पर मौजूद है। लगातार कांग्रेसी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पुलिस ने लगातार जो कांग्रेसी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हालांकि पुलिस ने जो पुतला है उसको छीन लिया है। हालांकि कांग्रेसियों को उनके जो कार्यालय है उसकी तरफ रवाना कर दिया है। अपने सहयोगी शोएब के साथ जीसान अहमद, इंडिया वॉइस आगरा। अलीगढ़ में देर रात बत्ती गुल हो गई। आलम यह थे कि अस्पताल में डॉक्टर्स इमरजेंसी वार्ड में अंधेरे में ही इलाज करते हुए दिखाई दिए। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे संवाददाता मोहम्मद शाहनवाज। गुल जाने के बाद देर रात जिला अस्पताल मलखान सिंह में मरीज और मरीज के तीमारदारों के द्वारा खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के थाना बनदेवी इलाके के रसलगंज क्षेत्र स्थित जिला अस्पताल मलखान सिंह का है, जहां देर रात बत्ती गुल हो जाने के बाद मरीज और मरीज के तीमारदारों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, भीषण गर्मी के बाद तीमारदार और मरीजों को अपने अपने वार्ड से निकलकर बाहर खुली हवा में आना पड़ा, जिसके उपरांत तो उनके द्वारा चैन की सांस ली गई। इतना ही नहीं, इमरजेंसी में जो घायल और अन्य तरीके के मरीज लोग थे वो जब इमरजेंसी में डॉक्टरों को दिखाने पहुंचे तो वहीं डॉक्टरों के द्वारा मोबाइल की टॉर्च का इस्तेमाल करते हुए उनका उपचार किया गया। तो वहीं डॉक्टर्स के द्वारा उपचार देते हुए एक वीडियो भी सामने आया है। इधर मरीज के तीमारदारों के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि जिला अस्पताल मलखान सिंह में अक्सर लाइट चली जाती है और इस समय भीषण गर्मी चल रही है। तो वहीं कहीं ना कहीं इस गर्मी को देखते हुए, लाइट की कटौती को देखते हुए उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके उपरांत तो उनको वार्ड छोड़कर बाहर आना पड़ता है और फिर चैन की सांस ली जाती है। इधर डॉक्टर्स इमरजेंसी में जो बैठकर मरीजों को देखते हैं उनको भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि इमरजेंसी और जिला अस्पताल में इन्वर्टर की सुविधा भी मौजूद है, लेकिन कल कहीं ना कहीं इन्वर्टर भी ठप नजर आए, जिसके बाद लाइट में किसी समस्या के बाद लाइट कट हो गई, जिसके उपरांत पूरा जिला अस्पताल अंधेरे में गुम हो गया। इधर जब उच्च अधिकारियों ने इस मामले में संज्ञान लिया तो उनके द्वारा बताया गया विद्युत सेवा में किसी प्रकार की कोई समस्या आई थी, जिसको जल्द ही ठीक करा दिया गया था। अलीगढ़ से मोहम्मद शाहनवाज, इंडिया वॉइस। दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे के बाद देश भर में
जिन कोचिंग सेंटर्स जो मानक के अनुसार नहीं चल रहे हैं उन पर एक्शन हो रहा है। वहीं संभल में भी प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सतीश सिंह। सेंटरों पर हुई घटना के बाद में 3 बच्चों की मौत के बाद में अब जनपद संभल का प्रशासन भी सतर्क हो चुका है और जांच में जुट गया है। जिस तरह से दिल्ली में जो कोचिंग सेंटरों में 3 बच्चों की मौत हुई है, इसी को लेकर के संभल की प्रशासन भी सतर्क होते हुए नजर आ रहा है। उसने कोचिंग सेंटरों में जांच करी और जांच के बाद में किसी सूचना मिल रही थी कि कहीं की ये कोचिंग सेंटर है जो संभल के चंदोसी कोतवाली क्षेत्र के मौलागढ़ गाँव में है। वहाँ पर बताया जा रहा है कि बेसमेंट में जो उन्होंने कोचिंग सेंटर चला रखा है और उसका कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। मानव के अनुसार उसका जो भी माना जाता है उसमें एक बेसमेंट है और एक एसी के सहारे 130 बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तहसीलदार वहाँ पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद में मैं टीम के साथ जाते हैं और जांच करते हैं तो देखा जा सकता है 130 बच्चे उसमें पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उसमें ये भी बताया गया है कि जो बेसमेंट है एक एसी के सहारे पढ़ाया जा रहा था और एक ही जीना था। जब उसके मानव के अनुसार पूछा गया तो कोई भी सर्दी जवाब नहीं दे पाए। उनके बाद जो डॉक्यूमेंट पूछे गए उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं था। इसी को लेकर के जब उनके से बात की गई तो बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की बात की जा रही है और उनका जो सेंटर है वो सीज कर दिया गया है। यही बताया जा रहा है जो जनपद संभल में चंदोसी में आवास सेंटर चल रहे हैं, कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होने वाली है। क्योंकि प्रशासन का कहना है कि जो मानव के अनुसार जो कोचिंग सेंटर नहीं चलाएंगे और जिनके रजिस्ट्रेशन नहीं है उन्हें तुरंत बंद कर देना चाहिए। नहीं बंद करते तो हम उन्हें सीज कर देंगे। अब देखना होगा जिस तरह से जो सेंटर सीज किया गया है और कितने सेंटर सीज किए जाएंगे। कैमरामैन पर्सन के साथ मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज संभल। वहीं जहां एक तरफ सरकार सभी स्कूलों को मॉडल बनाने में जुटी हुई है, वहीं दूसरी तरफ अमेठी में कुछ बदहाल स्कूल सरकार की मंशा पर पानी फेरते दिखाई पड़ रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय यादव। एक तरफ सरकार लगातार विद्यालय को मॉडल बनाने में लगी हुई है, वहीं कुछ इस तरह के भी बदहाल स्कूल अमेठी जनपद में मौजूद हैं जो सरकार की मंशा पर पानी फेरते दिखाई पड़ रहे हैं। दरअसल पूरा मामला जनपद अमेठी के गरेड़ी ग्राम सभा का है, जहां का कंपोजिट विद्यालय पूरी तरह असुविधाओं से भरा पड़ा है। बात करें कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थी इस तपती गर्मी में भी पानी पीने के लिए स्कूल से 300 मीटर दूर जाना पड़ता है। अगर बात करें टॉयलेट की तो टॉयलेट के लिए भी बच्चों को स्कूल से बाहर खेत में जाना पड़ता है। स्कूल वहीं बलरामपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां महिला के मौत के बाद परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं खबर पर हमारे संवाददाता अशोक पाल। में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां बलरामपुर में ससुराल वालों ने अपने ही बहू की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी। ये पूरा मामला उतरोला कोतवाली क्षेत्र के बिरदा का है, जहां पर ससुराल वालों ने अपने ही बहू की धारदार हथियार से उसकी निर्मम हत्या कर दी। हालांकि उसका पति गुजरात में काम धंधे के लिए कमाई करने गया था। ये घटना आज सुबह की बताई जा रही है। हालांकि घटनास्थल पर भारी पुलिस बल तैनात है। मौके पर 2 एडिशनल नम्रता श्रीवास्तव, प्रमोद कुमार तैनात हैं। हालांकि पूरे मामले की छानबीन कर रहे हैं। मौके पर पुलिस डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जल्द ही पुलिस इस पूरे मामले की खुलासा करने की बात कह रही है। बलरामपुर से अशोक पाल, इंडिया वॉइस के लिए। पूरा हरिद्वार कावड़ियों से पटा हुआ है। इस दौरान हमारे संवाददाता विकास चौहान हर की पैड़ी पहुंचे और कावड़ मेले का जायजा लिया। अब अपने अंतिम चरण में है और इस समय डाक कावड़ का जोर है। मेरे पीछे आप हर की पेड़ी पर देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में जो डाक कावड़ी हैं वो यहाँ से जल भरकर अपने अपने गंतव्य की ओर यहाँ से निकल रहे हैं। लगातार जिस तरह से अगर हम बात कर रहे थे, अगर हम पार्किंग की बात करें तो पार्किंग इस समय पूरी तरह से फुल हो चुकी हैं और साथ ही साथ हाईवे पर जिस तरह से लगातार जो डाक कावड़ है उनका हजूम देखा जा सकता है। और हर की पेड़ी पर आप इस समय देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में यहाँ पर पैर रखने तक की यहाँ पर कह सकते हैं जगह नहीं है और हर तरफ डाक कावड़ इस समय यहाँ पर दिखाई दे रही है। कावड़िए लगातार यहाँ से जल भरकर यहाँ से अपने शिवालयों की ओर यहाँ से रवाना हो रहे हैं। और अगर जिला प्रशासन की बात करें तो बिल्कुल डाक कावड़ के लिए विशेष तौर पर रूट डाइवर्जन के प्लान यहाँ पर लागू किए गए हैं, जिसके चलते जो नेशनल हाईवे है उसको भी यहाँ पर बंद किया गया है ताकि डाक कावड़ उस पर सुचारू रूप से चल सके। विकास चौहान, इंडिया वॉइस, हरिद्वार। रिपोर्टर्स लाइव में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहें इंडिया वॉइस के साथ।